जय हिंद। स्वागत आप सभी का। दिल्ली में चुनाव खत्म होने के साथ ही बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अगला चुनावी मैदान बिहार ही है। दिल्ली का किला जीतने वाली बीजेपी की नजरें अब सीधे बिहार पर जा टिकी हैं और बिहार में चुनाव है तो नीतीश ने भी बड़ा दांव खेल दिया है। हम बात कर रहे हैं बिहार में नीतीश कैबिनेट में हुई विस्तार की, जिसमें आज 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिपरिषद में कुल 7 सीट खाली थी। गठबंधन में खुद को बड़ा भाई बताने वाले नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाया। 7 की 7 तमाम खाली सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। माना जा रहा है कि इस सीट को फाइनल करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन से बिहार में ही हैं। चुनावी तैयारी में जुट चुकी बीजेपी के अध्यक्ष ने यहां नेताओं के साथ कई अहम बैठकें भी की। तो जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा से मिलने सीएम नीतीश कुमार भी स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे थे। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के बाद ही कैबिनेट विस्तार का ये फाइनल फॉर्मूला सामने आया और 24 घंटे के भीतर ये तस्वीरें भी सामने आ गई, जब राजभवन में बीजेपी कोटे के 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अब इस पर जेडीयू और बीजेपी के बीच कौन सी सियासी खिचड़ी पकी, ये जानने से पहले जरा देख लीजिए कि बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने कौन से जातीय समीकरण को सेट कर लिया है। जिनको शपथ दिलाई गई उनमें कौन कौन सा चेहरा शामिल है और जिस जाति से वो ताल्लुक रखते हैं उसे एक एक करके भी समझिए। पहला नाम है राजू सिंह, साहिबगंज सीट से विधायक है, राजपूत समाज से आते हैं। कृष्ण कुमार मंटो छपरा के अमनौर क्षेत्र से विधायक हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। विजय मंडल अररिया के सिकटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, अति पिछड़ा तबके से हैं। संजय सरावगी दरभंगा से बीजेपी के विधायक हैं, मारवाड़ी समुदाय से आते हैं। जीवेश मिश्रा जाले सीट से विधायक हैं, भूमिहार समाज के हैं। सुनील कुमार नालंदा के बिहार शरीफ से विधायक हैं और कुशवाहा समाज से आते हैं। मोतीलाल प्रसाद रीगा क्षेत्र के विधायक हैं और तेली समाज से आते हैं। तो बीजेपी ने न सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग के समीकरण को सेट कर लिया है, बल्कि यह संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि भले मुख्यमंत्री जेडीयू कोटे से हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ सरकार के भीतर बीजेपी का ही वजन सबसे ज्यादा है। 2 डिप्टी सीएम समेत 21 मंत्री इस वक्त सरकार का हिस्सा है। मंत्रिमंडल के नाम पर अब किस तरह का समीकरण उभर कर आ रहा है और किसके खाते में कितने मंत्री हैं, इसे भी देखिए। कुल 36 सीटें हैं, 7 सीट खाली थी, वो 7 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई, जिसकी संख्या अब 14 प्लस 7 यानी कि 21 हो गई। जेडीयू जिसके खाते में 13 मंत्री थे, अब भी उसकी संख्या 13 पर ही अटकी हुई है। मांझी की पार्टी एचएएम के पास अब भी 1 मंत्री है और निर्दलीय कोटे से 1 मंत्री। तो विधायक से मंत्री बने नेताओं का क्या रिएक्शन है, एक बार पहले इसे भी सुनिए। लेकिन वो आपने शपथ लिया है, क्या लगता है कि तो हमने ले लिया, अभी जिम्मेवारी मिलने तो दीजिए, तब परफॉर्म करके दिखाओ। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको? कुछ चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। सरकार हमारी 2005 से चल रही है। 2025 की चुनौती सामने है। एनडीए की सरकार 2005 से चल रही है। जब हमारी सरकार नहीं थी तब तो हमने लालू जी के शासन को उखाड़ फेंका। कोई चुनौती नहीं है, हम लोग हर दिन काम करने वाले लोग हैं, हर दिन काम करेंगे और बिहार को आगे ले जाएंगे। आज तेजस्वी यादव जी को क्षमा कर दीजिए। मैंने कहा ना कि आज तेजस्वी यादव जी को क्षमा कर दीजिए। पूरा किया जाएगा लक्ष्य का 2025। हम लोग पहले से मान चुके हैं कि 2025 225 फिर से नीतीश। क्या मानते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली? नहीं, एक जवाबदेही जिम्मेवारी है, उसको बखूबी निभाया जाएगा। पार्टी के हक में, बिहार के हक में, बिहार के लोगों का कैसे भला हो सके, इस कार्य में हम लोग लगे हुए हैं, हमारी पार्टी लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनोनीत किया और मैं सबको 7 मंत्री को बधाई देता हूं। बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, शपथ ग्रहण पहले ही से ड्यू था। सब लोगों को मालूम था कि शपथ ग्रहण होना है, मंत्रिपरिषद का विस्तार होना है, तो पहले से होना था। आज हुआ है तो बिल्कुल सामान्य घटना है, इसको अलग से देखने की जरूरत नहीं। देखिए, तो है ही एनडीए, मतलब कि समाज के सभी वर्ग को जोड़कर ले चलने का प्रयास। तो एनडीए में तो है ही, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उसी के आधार पर समाज के सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व तो होना ही चाहिए था, जो हुआ है। और जहां तक चुनाव का मामला है तो एनडीए ऐसे ही इतना मजबूत है कि भारी बहुमत के साथ इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें एनडीए की सरकार बनेगी। तो देखा आपने
मंत्रियों के सामने कोई चुनौती नहीं है जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, नई जिम्मेदारी मिली है। और बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर जेडीयू सांसद उपेंद्र कुशवाहा तक कैबिनेट विस्तार के बाद एनडीए में सब ओके होने का ही संदेश दे रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो नीतीश कुमार का है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले नीतीश ने कैबिनेट विस्तार के बाद क्या कहा, इसे भी सुन लीजिए। चलिए नए मंत्री बने को बताइए सर, बोल रहे हैं। चलिए नए मंत्री बने को बताइए सर, बोल रहे हैं। जी हाँ, तो आपने देखा कि ये मंत्रिमंडल के विस्तार में 13 और 21 का फॉर्मूला आखिर क्या है, और क्या चुनाव से पहले अब जब ये सामने आया है मंत्रिमंडल का विस्तार और बीजेपी की झोली में सातों के सातों नए मंत्री, तो इसके क्या क्या मायने हैं, कौन सी ये राजनीति है। ऋषि मिश्रा आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अनामिका पासवान बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, अनामिका जी और ऋषि जी। अनामिका जी जरा बताइए, जरा समझाइए, ये फॉर्मूला समझ में आ नहीं रहा है कि सबके सब मंत्री पद आप ही ने झटक लिए जेडीयू से। देखिए, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी का कोटा का मंत्रालय बचा हुआ था और आप भी जानते हैं कि कई हमारे बीजेपी के मंत्री हैं जिनके पास 2-2 मंत्रालय थे। आप देख भी सकते हैं, कई ऐसे हैं, हमारे आदरणीय मंगल पांडे जी के पास भी 2 मंत्रालय हैं। तो ये मंत्रालय का विस्तार पहले से ही तय था, आपने अभी सुना भी बयान। और किसी जाति को देखकर मंत्री नहीं बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि आज जो लोग 7 लोग हमारे यहाँ मंत्री बने हैं, वो लोग 5-5 बार के विधायक रह चुके हैं और साथ ही उसमें कई मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें सरकार के बीच और काम जनता के बीच कार्य करने का, संगठन में कार्य करने का पूरा अनुभव है। और उन्हें जो बचे हुए मंत्रालय थे, जो पहले से विस्तार होना तय था, वही मंत्रालय उन्हें दिए गए हैं। इसमें कुछ नया है नहीं। इसमें कोई जाति आधारित पार्टी तो आरजेडी है, वो तो सिर्फ एक जाति की पार्टी है, जाति आधारित वो बातें करते हैं। अब देखिए ना, उनको अगर सांसद बनाना होता है राज्यसभा का, तो वो हरियाणा से उठाकर संजय यादव जी को ले आते हैं। तो चलिए मैं पूछूंगा आप ये लोग खेलते हैं। हमारा, हम देखिए, भारतीय जनता आपसे मैं अनामिका जी और भी समझूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ठीक तो है, इसमें कुछ नया सोचने की बात ही नहीं है। ओके ओके ठीक है। मेरी समझ में अभी भी जो बात नहीं आई है, मैं फिर से आपसे पूछ लूंगा। बने रहिए मेरे साथ में। ऋषि जी भी मेरे आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आपने उनको लेकर के भी बात कही, लेकिन ऋषि जी, आप लोगों की उम्मीदें लगता है पूरी नहीं होती दिखाई दे रही हैं। जो आप लोग उम्मीद कर रहे थे, लालू जी कई बार चारा डाल चुके थे, लेकिन लग रहा है कि ये तो नड्डा साहब और नीतीश जी बड़े ही प्यार से सब कुछ करते नजर आ रहे हैं। ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में उनके साथ है। 17 वर्ष उनके साथ सत्ता में रही है। आज जो एक्सपेंशन हुआ है, इसमें हाई तौबा मनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाई तौबा जनता दलियों को जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के सुपुत्र कह रहे हैं कि हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री अनाउंस कर दीजिए। और आपको पता होना चाहिए सर, पिछले 20 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता दल यू, जो मेन, जो इसके सीएम है, उसका एक भी मंत्री पद में ओथ नहीं लिया गया किसी भी एक्सपेंशन में, पहली बार। और तो आपकी बातों से लग रहा है ऋषि जी कि आपको अभी भी उम्मीदें हैं कि चाचा जी, नहीं, आपको लग रहा है, आपकी बातों से लग रहा है कि आपको अभी भी उम्मीदें हैं नीतीश जी से। और पार्टी पार्टनर के हुए। हेलो, नीतीश जी से आपकी उम्मीदें लगता है खत्म नहीं हुई है। हेलो जी, ऋषि जी, मैं कह रहा था कि लगता है आपकी बातों से कि अभी भी आपकी उम्मीदें, आरजेडी की उम्मीदें नीतीश कुमार से खत्म नहीं हुई हैं, कि शायद फिर से एक बार वो पाला बदलने। और नहीं, हमारी उम्मीदें आम जनता से है, जो जनता जो पिछले 20 वर्षों से पीड़ित है, उनसे है। आपको पता होना चाहिए, भाजपा की अभी प्रवक्ता हम लोग को बोल रही थी जाति की पार्टी है। पिछले चुनाव में 2020 में
2020 में 12,000 वोट हमारा एनडीए से कम था। वो भी इलेक्शन कमीशन द्वारा इनकी सरकार बनाई गई है। हकीकत यही है, उनको समझना चाहिए। 38% वोट हम लोगों का और 38 पॉइंट कुछ % एनडीए का वोट था। इसलिए हम लोग जाति आधारित कोई पार्टी नहीं है, हम लोग समाज के सभी वर्ग के पार्टी हैं, A to Z की पार्टी है। हमारे नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये राष्ट्रीय जनता दल माई बाप की पार्टी है, तो सभी वर्ग को हम लोग साथ लेके चलते हैं। माई बाप की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। लेकिन ये भी बात सही है कि राजनीति में बिना मतलब के कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी होता है उसके पीछे अलग ही उसके मायने होते हैं। तो ये क्या है इस वक्त, इस एक्सपेंशन और सभी बीजेपी के खाते में जाने के मायने क्या हो सकते हैं? तो चलिए आपको बता ही जाते हैं कि नीतीश कुमार ने जो कहा है, जो किया है, उसका 2025 में चुनावी फायदा क्या होगा। लेकिन बिहार की सियासत में सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा है कि क्या नीतीश ने जो बड़ा दिल दिखाया है उससे उन्हें क्या फायदा होगा। नीतीश कुमार ने भागलपुर की रैली में मोदी के सामने मंच से अपना कमिटमेंट दोहराया था कि वो इधर उधर अब बिल्कुल नहीं जाएंगे। बदले में पीएम मोदी ने नीतीश को अपना लाडला मुख्यमंत्री का तमगा भी दिया था। बिहार के विकास के लिए काम होगा और ये पूरे देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। और इतना हम आपको बता देते हैं कि हम लोग मिल करके उनके नेतृत्व में ही और जिस तरह से बिहार का भी काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए अगली बार जो होने वाला है तो उसमें भी आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले किए थे फिर पूरे पैमाने पर सहयोग दीजिए, ताकि उनके चलते और हम लोगों के सहयोग के चलते काफी विकास होगा। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो मोदी ने लाडला कह दिया तो नीतीश ने भी बड़ा दिल का परिचय देने में देर नहीं लगाई। सवाल है कि क्या लाडले भाई को ही 2025 में चुनाव से पहले लीडर बनाने का ऐलान होगा, जो बात एक दिन पहले नीतीश के बेटे निशांत ने की थी जब वो अपनी माता मंजू सिन्हा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। सुनिए क्या कहा था निशांत ने। तो बीजेपी ने सोचा होगा कि मोदी के मुख से लाडला सुनकर नीतीश निश्चिंत हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद ही निशांत कुमार के इस बयान के सामने आने से बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई। तो अब जो नीतीश ने किया है उसका भी अपना मतलब है। नीतीश कुमार को यूं ही नहीं सियासत का महारथी माना जाता है। उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने नेताओं के जरिए 25 के लिए खुद को सीएम फेस डिक्लेयर करने की मांग रख दी है और उससे पहले बड़ा दिल दिखाते हुए बीजेपी के लिए सारे मंत्री पद भी छोड़ दिए हैं। माना जा रहा है कि ऐसा करके नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला है और उन्होंने एक तरीके से बीजेपी पर नैतिक दबाव बनाने की भी कोशिश की है। सातों के सातों मंत्री पद देने के बदले उन्हें सीएम फेस डिक्लेयर किया जाए, इसलिए इस पॉलिटिक्स को हमने ये लाइन दिया कि नीतीश ने निभाई यारी और अब बीजेपी की बारी। चलिए, तो मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं बीजेपी से और आरजेडी से। अनामिका जी, जरा ये हमें बताइए कि क्या ये दरअसल नीतीश जी को अब तय है कि उनको सीएम फेस डिक्लेयर करेंगे जैसे उनके सुपुत्र मांग कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से? जी देखिए, ये तो समझने वाली बात है। आप देख रहे हैं कि हमारा एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है सभी जिलों में और सभी मंचों पर यही कहा गया है कि हम आगामी विधानसभा चुनाव हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। आप ये हमें बताइए कि कहां ये कहा गया है कि उनके चेहरे पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे या वो हमारे 2025 के मुख्यमंत्री नहीं होगा होंगे। तो फिर निशांत क्यों मांग कर रहे हैं बार-बार? किसी नेता ने अगर किसी नेता ने कहा है, हमारे एनडीए के नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व ने, तो आप हमें बताइए कि आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं ये आपका सवाल हो सकता है, लेकिन ये जनता का सवाल नहीं है, क्योंकि जनता और हमारे एनडीए के लीडर्स अच्छी तरह जानते हैं
कि 2025 में हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ही होंगे, ये तय। अच्छा, मुख्यमंत्री भी बना दिया आपने चुनाव बाद, मतलब जीत तय है। लेकिन ये निशांत जी का भी सवाल है ना, उन्होंने ये बात रखी है बार बार। क्या कहा है निशांत जी ने? ये कहा है कि बिहार की जनता हमारे पिताजी का साथ दे, उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है और उनका साथ दे जनता, यही कहा है उन्होंने। और बिल्कुल उनके नेतृत्व में ही हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चल रहे हैं और एनडीए के सारे घटक दल भी चल रहे हैं, ये आप लोग जान रहे हैं। तो इन सवालों का मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब भी निकाला जाए। नहीं, लेकिन आप ऋषि जी की बात आप सुन रहे थे कि आप तो नीतीश जी को न ढंग का मंत्री पद दे रहे हैं, सारे मंत्री पद अपने पास रख रही हैं। जी देखिए, ये पहले से तय था, मैंने आपको पहले भी बताया है। मैंने उदाहरण भी आपको दिया कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, उनके पास 2 मंत्रालय थे, तो मंत्रालय का विस्तार पहले से ही तय था और नाम भी तय थे, लेकिन शपथ नहीं लिया था उन लोगों ने, बस आज शपथ लिया है। ठीक है ऋषि जी, चले आप आप कह रहे थे, लेकिन जी बताइए ऋषि जी। मेरे 2 ही सवाल हैं इनसे, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे मित्र हैं उनसे मेरे सिर्फ 2 ही सवाल हैं। इनको छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज तक नहीं कहा है कि 2025 के बाद हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार होंगे। पहली बात, अब तक किसी ने नहीं कहा है। सब बोलते हैं कि हम इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने भी प्रवक्ता आपके चैनल पे आते हैं उनसे एक आग्रह करिएगा, वो एक बार मंच से कह दें कि ब्लॉक पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, रेट चार्ट लागू नहीं है, कोई काम बिना पैसा का हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता बोल दे कि थाने पर एक भी पैसा नहीं लिया जाता है, शराबबंदी यहां पर लागू है, और थाने से शराब नहीं बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी साथी बता दे ऋषि जी, फिर तो स्मार्ट मीटर से आम जनता को कोई तकलीफ। ठीक है ऋषि जी, आप बने रहिए। आपने उस सवाल का जवाब दिया नहीं जो हमने पूछा था, लेकिन आरजेडी इस पर चुटकी ले रही है, कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में बीजेपी का वजन बढ़ने से नीतीश के लिए मुश्किल बढ़ गई है। जातीय समीकरण साधने को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल बना है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री तो अवश्य हैं, लेकिन अब कैबिनेट में बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी जैसे जिस तरह से चाहेगी वो नीतीश जी से कार्य करवाने का काम करेगी। नीतीश कुमार जी, आप जो कहा करते थे कि हम लोग जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग समाज के सभी वर्गों को समरूपता में देखते हैं। तो जो बात आरजेडी कह रही है उसमें बहुत हद तक सच्चाई है कि कैबिनेट में बीजेपी का वजन तो बढ़ चुका है, लेकिन इस सच्चाई के साथ नीतीश की मजबूरी भी जुड़ी है। ये उनका सदी हुई सियासी चाल आप कह सकते हैं उनकी, जिसके जरिए उन्होंने बीजेपी से बहुत कम सीट होने के बावजूद यारी और भाईगिरी के नाम पर सीएम पोस्ट की मांग रखी है। वरना अगर आप विधानसभा का मौजूदा गणित देखेंगे तो फिर इसमें जेडीयू की सीटें काफी कम हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी की 80 सीटें हैं, आरजेडी की 77, जेडीयू की 45, कांग्रेस की 19 और सीपीआई माले की 11 और एआईएमआईएम के 1, एचएएम के 4, सीपीआई के 2, सीपीआईएम के 2 और इंडिपेंडेंट 2 है। लेकिन नीतीश और बीजेपी दोनों के विरोध में खड़े और बिहार की सियासत के उभरते नेता प्रशांत किशोर की माने तो सिर्फ नीतीश की मजबूरी नहीं बल्कि नीतीश बीजेपी के लिए भी उतने ही जरूरी भी हैं। प्रशांत किशोर का बयान है कि बिहार में 10-15 सांसदों की खातिर बीजेपी के लिए नीतीश को साथ लेकर चलने की मजबूरी है। जो गलती कांग्रेस ने की वही गलती आज भाजपा कर रही है। ये भाजपा वो दल है जो पूरे देश में, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि दूसरे का दल को तोड़कर सांसद विधायक खरीद के सरकार बनाता है। बिहार में उसका 80-75 विधायक है, नीतीश का 43 है, लेकिन यहाँ सरकार नहीं बनाया। यहाँ नीतीश को बैठा दिया है ताकि हमको 12-15 एमपी मिलता रहे। तो भाजपा ने भी वही गलती की है जो कांग्रेस ने किया। तो बीजेपी नीतीश दोनों पर हमलावर दिखे प्रशांत किशोर ने बिहार में बीजेपी की लीडरशिप पर भी सवाल उठाए हैं, इसे भी सुन लीजिए।
और बीजेपी पर हमला करने में आरजेडी क्यों पीछे रहेगी। आरजेडी की ओर से ट्विटर पर एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी तेजस्वी पर हमला करने से अपने नेताओं को रोक रहे हैं। हालांकि लाइव टाइम्स इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आरजेडी का जारी किया गया ये वीडियो भी देखिए। चलिए मेरे साथ अनामिका पासवान बीजेपी के प्रवक्ता और ऋषि मिश्रा जी है आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए। ऋषि मिश्रा जी, आप लोग इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? जो सीटों की संख्या है उसी के अनुपात में अगर बंटवारा अब होता है मंत्री पदों का या फिर नए मंत्री बीजेपी के आते हैं तो ये तो स्वाभाविक है, जैसा अनामिका बता रही हैं। बेचैनी आप लोगों में बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों हम लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जाती है तो हम देखते रह जाते हैं, हम परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला अभी इस जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार की पहले बात कर लेना, आप तो दूसरे मुद्दे पर चले गए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे स्पीकर हैं, वो क्यों नहीं फैसला ले रहे हैं कि आरजेडी से गए हुए विधायक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इधर से उधर पलटी मारते हैं, उनको उनकी सदस्यता क्यों नहीं खत्म की जाती है? हम उससे परेशान हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें दिया है उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है, उसको देखकर हम परेशान हैं। बिहार की जनता परेशान है। ठीक है, ठीक है। अनामिका जी एक छोटा सा सवाल आपसे भी है आखिर में, क्या अब ये तय माना जाए, आप ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि सीएम फेस अगले चुनाव में भी नीतीश कुमार ही होंगे? जी बिल्कुल, हमारे 2025 के मुख्यमंत्री तय है और वो है बिहार के सुशासन बाबू माननीय नीतीश कुमार जी। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो ऋषि जी बोल रहे हैं कि हम लोगों ने भ्रष्टाचार बढ़ाया है, तो मैं उनको याद दिला दूं लालू जी का वो कार्यकाल, वो भूले मत। और पूरे बिहार ने भी इसको भुलाया नहीं है कि जब बिहार में लालू जी की सरकार थी तो बिहार बहुत बीमार था। जहां उत्तर में बाढ़ था, दक्षिण में सुखाड़ था, बीच में बाढ़धार था, धन्यवाद। हर तरफ हो रहा हत्या, धन्यवाद ऋषि जी, अनामिका जी, आप दोनों का मेरे पास इतना ही वक्त था। लेकिन बिहार में चुनाव से पहले बहुत कुछ पक रहा है, आने वाले दिनों में ये भी सामने साफ होता चलेगा।